मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 10। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ प्रतिलिपि पर जाकर मुझे फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूँगी। एपिसोड 10। दादाजी, मैं अतीत को भूलना चाहती हूँ। रिया ने बात को ख़त्म करने की कोशिश की। अतीत बीत चुका था, अब वे सिर्फ अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहती थी। राजीव खन्ना का चेहरा नरम हो गया। उनके सामने बैठी इस छोटी सी लड़की ने बहुत कुछ सहा था इन 2 सालों में। दादा होने के नाते वे उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सके। बहुत वक्त के बाद हम साथ में खाना खा रहे हैं तो फालतू की बातें नहीं करते, रिया ने कहा। चलो फिर खाना ऑर्डर करते हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगी? राजीव खन्ना ने एक लंबी और गहरी आह भरी। रिया को अब अभिषेक और वर्षा से कोई लेना देना नहीं था। कपूर फैमिली पूरे देश की 3rd पावरफुल फैमिली थी। रिया ने पहले कई बार वर्षा को टारगेट किया था, उस पर इल्ज़ाम लगाए थे, मगर वर्षा ने कभी भी पलटकर उसे जवाब नहीं दिया था। अपने गुस्से में रिया ने वर्षा के अतीत को जानने की कोशिश की और उसे उसका सबसे बड़ा राज पता चल गया। रिया ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अभिषेक और सबको उसका सच बताने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि रिया कोई एक्शन लेती, वर्षा ने अभिषेक से मदद मांगी। क्योंकि ये पहली बार था जब वर्षा ने उससे कुछ मांगा था, तो अभिषेक ने फ़ौरन हाँ कर दी और इस तरह रिया की बर्बादी का सबब शुरू हुआ। उस रात को जानने की कीमत रिया को अपना सब कुछ खोकर चुकानी पड़ी। रिया कभी नहीं भूल सकती वो रात जब उसने अपने घुटनों पर बैठकर अभिषेक से उसे ना छोड़ने की भीख मांगी थी। उसे अपनी ज़िंदगी में रोकने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर अभिषेक को उस पर ज़रा भी दया नहीं आई। जिस व्यक्ति को कामयाब बनाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की, उस शख्स ने सिक्योरिटी को बुलाकर उसे सड़क पर फेंक दिया। कपूर हाउस के सामने ऐसी हालत में उसने टैक्सी ली और अपने घर चली गई। किस्मत अच्छी थी उसकी, इसलिए उसकी इस हालत को किसी रिपोर्टर ने नहीं देखा, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वह जंगल की आग की तरह कुछ ही घंटों में पूरे शहर में फैल गया। रिया, तुम फिर से क्या सोच रही हो? राजीव खन्ना ने रिया को डांटते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। रिया ने चाय की चुस्की लेते हुए अपनी नज़रें झुका ली और उनसे झूठ बोला। हाँ, मुझे दिख रहा है। रिया अपना झूठ पकड़े जाने पर मुस्कुराई। उसे पता था कि उसके दादाजी उसकी परवाह करते थे, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तुमने आज काफ़ी प्रोफेशनल कपड़े पहने हैं, राजीव खन्ना ने उसकी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट को देखकर कहा। हाँ, क्योंकि मुझे पता था आपने मुझे सिर्फ खाने पर नहीं बुलाया है। हमेशा की तरह इस बार भी आपने कोई ना कोई मीटिंग रखी होगी जो मुझे अटेंड करनी होगी। रिया ने अपनी आंखें घुमाकर उनको जवाब दिया। राजीव खन्ना उसकी इस बात को सुनकर ज़ोर से हंस पड़े। लगता है तुम मेरे प्लान्स को पहले से ही समझ गई हो, लेकिन आज नहीं मेरी प्यारी सी गुड़िया, आज मैंने तुम्हें सिर्फ खाने पर बुलाया है। उन्होंने अपनी चाय के कप को टेबल पर रखते हुए कहा। खाने के दौरान रिया और उनके दादाजी ने बहुत सारी बातें की। रिया की ज़िंदगी अब पहले की तरह फुलफिल नहीं थी। पहले उसकी ज़िंदगी सिर्फ अभिषेक के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसका सारा टाइम अभिषेक के ऑफिस को संभालने, कॉन्ट्रैक्ट फिल करने, उसके बिजनेस प्लान बनाने में ही निकल जाता था। जब रिया घर पहुंची तो बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने देखा कि आज तूफान आने वाला था। रिया ने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया, जो पहले से डेड हो चुका था। खाने खाने के बाद रिया अपने लिविंग रूम में बैठ गई। बाहर हो रही तेज़ बारिश को देख रही थी। आज तूफान बहुत तेज़ था। अचानक से रिया को पियानो बजाने का मन हुआ। पिछले काफ़ी हफ्तों से उसने पियानो नहीं बजाया था। रिया ने पियानो के पास जाकर एक गहरी सांस ली। वहाँ बैठकर उसने अपनी पतली और सुंदर उंगलियों को उस पर लहराया। उसके दिल में पियानो के लिए एक अजीब सी कसक थी। रिया को पियानो बजाना बहुत पसंद था। रिया ने धीरे धीरे पियानो की ट्यून बजाना शुरू किया। उसे याद आया बहुत वक्त पहले वे पियानो में माहिर थी। लोग उसे गॉड गिफ्टेड कहते थे। अपनी छोटी बहन सुनैना के पैदा होने से पहले उसने पियानो कंपटीशन में बहुत सारे प्राइज़ जीते थे। उसकी परफॉर्मेंस को सुनने
हज़ारों लोग रो देते थे। उसके पास हज़ारों ट्रॉफ़ी और अवार्ड्स थे। वे जिस भी कंपटीशन में जाती हमेशा जीत कर ही आती। जब सुनैना के बड़ा होने पर पता चला कि बेबी पियानो में गॉड गिफ्टेड थी, रिया खुशी से झूम उठी, क्योंकि वे अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसके पैदा होने पर उसने खुद से वादा किया था कि वे अपनी बहन को अपनी तरह बिना प्यार के बड़ा नहीं होने देगी। वे उसे दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर देगी। सुनैना बहुत खुश थी जब तक लोगों ने उसे उसकी बड़ी बहन से कंपेयर करना शुरू नहीं किया था। उसके बाद उसने पियानो छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब रिया को उसकी यह हालत पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने डिसाइड किया कि वे पियानो छोड़ देगी। 14 साल की कम उम्र में उसने अपने उभरते हुए करियर को पियानो छोड़कर रोक लगा दी। अपनी बहन को लाइमलाइट में लाकर वे खुद अंधेरे में कहीं गुम हो गई। और सुनैना ने क्या किया? उसके सारे प्यार और कुर्बानी के बदले सुनैना ने जानबूझकर हमेशा रिया को तरसाया। उसे पता था कि उसके माँ बाप रिया को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वे रिया के सामने अपने माँ बाप से प्यार जताकर रिया को तड़पाती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वर्षा, जो रिया की सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। अब नहीं, रिया ने खुद से कहा। ज़िंदगी में बहुत से धोखे मिले थे, इसलिए वह अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। कई घंटों पियानो बजाने के बाद रिया पियानो पर ही सर रखकर सो गई। रिया ने सुबह उठकर देखा कि रात भर वे पियानो पर ही सो गई थी, जिस वजह से उसकी बॉडी काफ़ी पेन फील कर रही थी। उसने अपना सर उठाकर देखा कि उसका फ़ोन अभी भी बंद था। जैसे ही रिया ने फ़ोन ऑन किया, मीरा की कॉल फ़ौरन आ गई। फ़ोन उठाने के बाद रिया को मीरा की तेज़ और परेशान आवाज़ सुनाई दी। रिया, तुम कल से कहाँ थी? पता है मैं कितना डर गई थी, और तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? कुछ हुआ है क्या? मीरा ने एक सांस में इतने सारे सवाल पूछ डाले। रिया समझ गई थी मीरा कल हुई बात से परेशान थी। मैं कल दादाजी के साथ थी, फिर घर आकर सो गई। फ़ोन की बैटरी लो थी, इसलिए बंद था। रिया ने उसकी परेशान आवाज़ को इग्नोर करते हुए आराम से जवाब दिया। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी, और तुम इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हो? शुक्र है भगवान का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगा था भाई ने तुम्हें अब तक कुछ ना कुछ कर दिया होगा। मीरा ने ड्रामेटिक आवाज़ में उसको डांटा। बस अब ये ड्रामे दिखाना बंद करो। क्या हुआ है? रिया ने उससे पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, भाई कल मुझसे तुम्हारा एड्रेस मांग रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। भाई कल हॉस्पिटल में बहुत गुस्से में निकले थे। मेरी बात मानो तो तुम कम से कम 1 हफ्ते तक घर से मत निकलना। मीरा ने रिया को चेतावनी देते हुए कहा। मैं उससे क्यों डरूं? रिया ने पूछा। खैर, भाई जब हॉस्पिटल से बाहर निकले थे ना तो बहुत ही शांत थे। वे क्या कहते हैं, तूफान से पहले की खामोशी। ये कहावत ना मेरे भाई पर बिल्कुल फिट होती है। अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तो छोड़ो, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरे भाई को जानती नहीं हो। मीरा की आवाज़ से लग रहा था कि वह रोने ही वाली थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसी की वजह से रिया इस सब में फंसी थी। अगर वह उस दिन रिया को हॉस्पिटल ना ले जाती तो शायद ये सब नहीं होता। वे अपने भाई को भी नहीं रोक सकती थी, यहाँ तक कि उसके माँ बाप बल्कि उसके दादाजी भी उसके भाई को काबू नहीं कर पाते थे। बाय बाय फ्रेंड्स।